साथ ही देश में फिर एक पुरानी बहस ने नया जन्म ले लिया है। बहस ये कि क्या कांग्रेस ने महापुरुषों की अनदेखी की। उसने केवल गांधी परिवार को ही हमेशा अहमियत दी और इस वजह से कई महापुरुषों को वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बहस को छेड़ते हुए कांग्रेस पर एक आरोप लगाया कि देश को अखंड एकता देने वाले सरदार को कांग्रेस ने कभी वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। हालांकि कांग्रेस ने पीएम मोदी के आरोपों को सिरे से नकार दिया। तो मैं हैरान रह जाता हूं जब देश में ही कुछ लोग हमारी इस मुहिम को राजनीति के चश्मे से देखने का दुस्साहस करते हैं। सरदार पटेल जैसे महापुरुषों, देश के सपूतों की प्रशंसा करने के लिए भी पता नहीं हमारी आलोचना की जाती है। ऐसा अनुभव कराया जाता है जैसे हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देश के महापुरुषों का स्मरण करना अपराध है क्या? क्या देश के महापुरुषों का स्मरण करना अपराध है क्या? वैसे ये कोई नई बहस नहीं है। कांग्रेस पर केवल सरदार पटेल को उनके कद के अनुसार सम्मान न देने का आरोप नहीं है। इस कड़ी में कई नाम आते हैं, आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद तक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाल बहादुर शास्त्री और पीवी नरसिम्हा राव तक सबका नाम इसी अंदाज में लिया जाता रहा है। कांग्रेस पर आरोप लगता रहा है कि केवल एक परिवार को बढ़ावा देने के लिए इन सब महापुरुषों के कामों को नजरअंदाज किया गया। इसके लिए अलग अलग तर्क भी दिए जाते हैं कि देश में जितने संस्थान गांधी परिवार के नाम पर हैं उतने किसी और महापुरुष के नाम पर नहीं है। भारत रत्न जैसा सम्मान भी गांधी परिवार ने पहले खुद को ही बांट लिया, फिर जाकर दूसरे महापुरुषों को याद किया गया। तो क्या पीएम मोदी और बीजेपी के आरोप सही हैं या फिर चुनावी राजनीति में जीत पाने के लिए पुराने चेहरों को नए अंदाज में पेश कर एक नया वोट बैंक तैयार करने की कोशिश हो रही है? तो आज इसी मुद्दे पर हम जवाब मांगेंगे और जवाब देने के लिए हमारे साथ एक खास और एक बड़ा पैनल भी मौजूद रहेगा जिनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, साथ ही राजीव त्यागी जी भी हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। जूही सिंह समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ गई हैं। साथ ही कृपाल सिंह हिस्टोरियन और साथ ही अनुज गुप्ता जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ। ये खास मेहमान, एक पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल रुक रहे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक से जब लौटेंगे तो बिना ब्रेक के लगातार इस पर चर्चा। आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा महापुरुषों की अनदेखी की है। आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। नरेंद्र तनेजा बीजेपी के प्रवक्ता, राजीव त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता, जूही सिंह समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, अनुज गुप्ता सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ इस पैनल में मौजूद हैं। राजीव जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं कि नरेंद्र मोदी जो आरोप लगा रहे हैं उसमें क्या कोई आधार देखती है कांग्रेस पार्टी? और आधार ये भी कि जिन पटेल का जिक्र हो रहा है उनको भारत रत्न देने में भी कांग्रेस पार्टी को 41 साल लग गए। देखिए बिल्कुल बेबुनियाद और निश्चित रूप से ऐसे आरोप हैं जिनका सच से कोई मतलब नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस निश्चित रूप से इस बात के लिए संकल्पित हैं कि किसी तरह से पटेल साहब को अपने नाम लिख लें और अपने हिसाब से उनको ढाल लें। लेकिन पटेल साहब के 4 लेटर में कोट करना चाहूंगा जिनको देख करके नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस के लोग बात बितकेंगे। पहला पत्र उन्होंने लिखा 4 फरवरी 1948 को बापू की हत्या के बाद ये विज्ञप्ति है गृह मंत्रालय की किस तरह से आरएसएस पर बैन लगा। जस्टिस ऑन ट्रायल जो आरएसएस की किताब है उसमें विज्ञप्ति छपी हुई है कि आरएसएस किस तरह से लूट, हत्या, डकैती कर रहा था। दूसरा पत्र है 27 फरवरी 1948 को सरदार साहब ने पत्र नेहरू जी को लिखा और ये शंकर साहब की जो किताब है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ सरदार पटेल साहब, उसमें आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने आरएसएस के बारे में क्या लिखा। उन्होंने स्पष्ट लिखा आरएसएस के बारे में कि आरएसएस वो संस्था जो कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं करती है, निश्चित रूप से हिंसा और आगजनी और हिंदू महासभा आरएसएस की विचारधारा ने बापू की हत्या की। 18 जुलाई 1948 जो सरदार साहब ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पत्र लिखा वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी शंकर साहब की किताब में है जो सिलेक्टेड वर्क्स हैं, लेटर्स हैं सरदार साहब के। उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बहुत स्पष्ट वो कहते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी आपकी आरएसएस और हिंदू महासभा की वजह से गांधी की हत्या हुई और आपका नाथूराम गोडसे कहीं ना कहीं आरएसएस। मेरा सवाल ये है और लास्ट जिस आरएसएस, मैं समझ गया आपकी बात, मैं आपका आशय समझ गया सर कि जिस आरएसएस की आलोचना की, इतनी आलोचना की सरदार पटेल ने,
उसी आरएसएस के कहने पर चलने वाली बीजेपी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई, लेकिन कांग्रेस ने पटेल के लिए क्या किया? वो कौन सा 31 अक्टूबर था जब इंदिरा गांधी को छोड़कर देश भर में सरदार पटेल की चर्चा हुई हो? मुझे याद दिलाइए। वो भारत रत्न देने में 41 साल क्यों लगे? सुन लीजिए, देखिए, सुनिए। हाँ, उसके देखिए ऐसा है, कुल मिलाकर के सुशांत जी, आपका प्रश्न वाजिब है, आप देश के बड़े पत्रकार हैं, लेकिन सरदार पटेल साहब को जीने का कार्य है, सरदार पटेल साहब के कार्यों को करने का कार्य है, सरदार पटेल साहब के लौह पुरुष के जो एक वक्त पूरा आवरण होता है उसको जीने का कार्य इंदिरा जी ने करने का काम किया। आज सरदार साहब की जयंती है और इंदिरा जी का निश्चित रूप से आज देहावसान हुआ था। हम दोनों को श्रद्धांजलि देते हुए एक बात कहते हैं, सरदार साहब अगर लौह पुरुष थे तो इंदिरा जी ने उसको मानते हुए निश्चित रूप से आप देखेंगे बांग्लादेश का गठन करने बिल्कुल आयरन लेडी थी। ये होता है कार्य करने की शैली। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप लौह पुरुष बनना चाहते हैं मोदी जी, आपने पाकिस्तान के लिए सामने क्या किया? आपने घुटने टेक रखे हैं। हमने हमेशा महापुरुषों के जीवन को कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उतारने का कार्य किया। कभी जाकर के देश आज चौथे नंबर की मैं कह रहा हूं, आज हमारे पास फौज है, आज हमारे देश के पास 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति है। इस बात को लेकर, पटेल जी को लेकर, क्या इससे पहले आपने कभी सुनी? हाँ बिल्कुल। अच्छा, कब? बता दीजिए मुझे। नहीं, देखिए, पटेल साहब की जो चर्चा, देखिए, पटेल साहब की चर्चा करने वाले लोग क्या पटेल साहब के जीवन को जीने का कार्य कर रहे हैं? क्या पटेल साहब के दिखाए हुए रास्ते पे करने का कार्य कर रहे हैं? पटेल साहब तो धार्मिक एकता के व्यक्ति थे, पटेल साहब लौह पुरुष थे। क्या भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने नहीं माना है कि 2016 के तो राजीव जी आप ये कह रहे हैं कि जिसको कांग्रेस के नेता जीते हैं उसकी मूर्तियां नहीं बनवाते, तो नेहरू, गांधी, इंदिरा गांधी इनकी मूर्तियां बनवाई क्योंकि उनको जी नहीं रहे थे। लौह पुरुष पटेल को जी रहे हैं इसलिए उनकी मूर्तियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है? हाँ राजीव जी, आप ये कह रहे हैं कि पटेल को जी रहे हैं इसलिए उनकी मूर्तियां नहीं बनवाई, लेकिन महात्मा गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी इनको जी नहीं रहे हैं कांग्रेस के नेता, इसलिए इनकी मूर्तियां। मैं मानता हूं, देखिए, स्टेट का, देखिए, कुल मिलाकर के कांग्रेस के किसी भी नेता ने, किसी प्रधानमंत्री ने कभी कोई मूर्तियां खुद नहीं बनवाई। सरकार ने कोई मूर्ति न नेहरू की बनवाई, न महात्मा गांधी जी की बनवाई, ना इंदिरा जी की बनवाई, ना किसी और अन्य नेता की बनवाई। जनता ने खुद मूर्तियां बनाकर के लगाने का कार्य किया। पटेल साहब की मूर्तियां भी जनता ने लगाने का कार्य किया, लेकिन ये पहली सरकार है जो मूर्ति तो लगाती है लेकिन मूर्ति लगाने के बाद कुछ सीखने का कार्य नहीं करती उनके चरित्र से। नरेंद्र तनेजा जी आपके पास आऊं और बारदोली सत्याग्रह याद करिए, जिसमें पटेल से पहले मैं जरा यहाँ अनुज जी को लाना चाहता हूँ चर्चा में। काम किया। अनुज जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, क्या ये माना जा सकता है कि कांग्रेस ने वाकई सब महापुरुषों को उतना ही सम्मान दिया जितना उन्होंने गांधी, नेहरू और इंदिरा गांधी को दिया? देखिए, यदि ऐसा होता है तो दिल्ली में ही आप जो सरकारी जितने दफ्तर हैं उनके नाम यदि ढूंढना शुरू करें तो केवल एक परिवार के ही लोग उसके अंदर दिखेंगे। आप चाहे राजीव गांधी भवन हो, जवाहर भवन हो, या इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन मैं देखिए, सरकारी योजनाओं के नाम देख लीजिए। महात्मा गांधी जी ने जिस भी कारण से अपने खास शिष्य सरदार पटेल को कम से कम 2 बार दबा करके जवाहरलाल नेहरू को आगे बढ़ने का जो मौका दिया, उसमें इतिहास की धारा को बदला। 1929-30 में जब मोतीलाल नेहरू जी के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाना था तो प्रदेश इकाइयों ने सरदार पटेल को चुना था, लेकिन महात्मा जी ने उनको बैठने को कहा और उनकी जगह जवाहरलाल नेहरू को चुना। जिसमें लाहौर डिक्लेरेशन जब हुआ कि आजादी के लिए अब हमको संघर्ष करना है, और दूसरी बार जब देश का प्रधानमंत्री चुना जाना था तो अधिकांश एक दिल्ली को छोड़ करके सभी प्रदेश इकाइयों ने सरदार पटेल के पक्ष में वोट डाला था। ये निजलिंगप्पा साहब की किताब में कई दशकों पहले, यानी कांग्रेस के इतिहास को जानने वाले लोग जानते हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि देखिए, संगठन कभी भी नेहरू जी के पास नहीं था। ये तथ्य गलत है। तथ्य सही है, तथ्य सही है। वो देखिए, उंगली मत उठाइए, तथ्य सही है बिल्कुल, क्योंकि ये पुस्तकें अभी नहीं, बहुत पहले से आई हुई हैं। आपका बहुत सम्मान करता हूं। पक्का तथ्य सही है, लेकिन तथ्य सही है, तथ्य सही है। कांग्रेस का इतिहास पढ़िए, उसमें दिख जाएगा आपको। सेकंड वाला तथ्य गलत है। मैं आपको करता हूं, निजलिंगप्पा की किताब 40 साल पहले आई और किसी ने उस पर क्लेम नहीं किया है। मैं चैलेंज करता हूं आपको। कांग्रेस के वो बड़े नेता थे निजलिंगप्पा। चैलेंज स्वीकार करिए। आज स्वीकार करता हूं भैया, निजलिंगप्पा साहब की किताब आपके सामने रख दूंगा। माय डियर सर, प्लीज आप मेरे से बहस करिए। ऐसा कभी प्रावधान ही नहीं होता है कांग्रेस में
कांग्रेस को कभी जिले के या स्टेट के नेता कभी भी प्रधानमंत्री नहीं चुनते। पहले तो ये क्लियर कर दूं, कांग्रेस पार्टी में नहीं होता है। अरे जबकि कांग्रेस अपन देख रहे हैं तब की बात कर रहे हैं आप, मैं पुरानी बात कर रहा हूं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। जो कांग्रेस का अध्यक्ष रहा जो व्यक्ति निजलिंगप्पा, उन्होंने अपनी आत्मकथा में इसको लिखा है। बहुत सम्मान करता हूं। अच्छा ठीक है, व्यक्तिगत दोस्त भी हैं। ठीक है, किताब में इसको अलग से दिखा देंगे। इस बात को अभी हम छोड़ के थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अनुज जी अपनी बात पूरी कीजिए। कांग्रेस के चुने मेरा ये कहना है काम करते हैं। सरदार पटेल का यदि 1950 में देहांत न हुआ होता और यदि बाद में भी जीवित हुए होते, शायद कांग्रेस की धारा अलग हुई होती। कांग्रेस में आजादी के समय दो धाराएं थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक हिंदूवादी धारा थी जिसका नेतृत्व सरदार पटेल कर रहे थे, और मध्य प्रदेश के जो शुक्ला परिवार है वो रविशंकर शुक्ला और उनका परिवार उस धारा के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन मैं जानता हूं उसको, और आरएसएस उनको जीवित रख लेती। नहीं, देखिए वो आरएसएस बहुत छोटी संगठन थे उस समय, उनका कोई उतना बड़ा वजूद नहीं था। और दूसरी धारा थी वामपंथियों की, जो जिसका नेतृत्व पंडित नेहरू कर रहे थे। ऐसा होता तो एजाज हो जाता। चलिए ठीक है, नरेंद्र तनेजा जी भी हमारे साथ हैं, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है नरेंद्र जी। बहुत आपके काम की तारीफ भी हो रही है, और जिस तरीके से महापुरुषों को याद रखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, लेकिन आज इस समारोह में आडवाणी गायब दिखे। आप बताएंगे कहां थे वो? नहीं, देखिए मुझे लगता है जो आपका विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग जा पाते हैं, कुछ नहीं जा पाते, वो विषय नहीं है। विषय जो है वो सरदार पटेल जी का है, और सरदार पटेल इतने बड़े नेता थे, वो उनको ये कह देना कि खाली वो कांग्रेस के नेता थे, उनको छोटा करने वाली बात हो जाएगी। देश की तमाम जनता ने देखा कि भाई इतने सालों से इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा व्यक्तित्व जिसने पूरे देश को जोड़ा। आप इसीलिए उनकी गैर मौजूदगी आप थोड़ा बोलने देगा, इजाजत दीजिए। मैं तू मैं मुझे करना आता नहीं। आप बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा। ठीक है, नहीं, आप अगर बोलने देंगी, इजाजत देंगी, मैं बोलूंगा। आपने विषय जो दिया, मैं विषय पे रह रहा हूं, है ना, विषय पे ही रहते हैं, है ना। अब ऐसे बहुत सारे लोग वहां नहीं जा पाए, है ना। अच्छा, अब वो सरदार पटेल जैसा जिन्होंने पूरे देश को जोड़ा, 500 रजवाड़े थे, उनका विजन देखिए आप। आज जो भारत जो देखते हैं, उनकी देन है। अब ऐसे महान व्यक्ति को ये कह देना कि भाई ठीक है, अच्छा, जो ऐसे महान व्यक्ति को, एक व्यक्तित्व को आज जो है वो हम पूरे उसको जो सम्मान मिलना चाहिए था, राजीव त्यागी जी बीच में ना बोलने दे, वो बात अलग है। लेकिन सच ये है कि भाई जितने भी नेता बड़े बड़े हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, और अभी आज के रिसेंट हिस्ट्री के अंदर पीवी नरसिम्हा राव हुए, किसी को जो है सन 64 के बाद, पंडित नेहरू की मौत के बाद जो है, किसी को भी कांग्रेस पार्टी जो थी, किसी और को ना वो स्थान लेने दिया गया, ना वो सम्मान दिया। ये ऐतिहासिक तथ्य। सर, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि 99 से 2004 के बीच जब एनडीए की पहली सरकार बनी, उस समय पटेल को लेकर क्या किया आप लोगों ने, या दूसरे महापुरुषों को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी उस वक्त आप लोगों ने क्या किया था? मोदी सरकार से कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन पिछली सरकारों ने क्या किया? आप समय दीजिए। नहीं, आप समय दीजिए। देखिए, आपका जो प्रश्न है बिल्कुल वैलिड है। आप प्रश्न, इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर अटल जी के टाइम में नहीं हुआ जो कोalition था, आज जबकि हमारा पूर्ण अपना बहुमत आया, हम जो कर रहे हैं, आप ये बिल्कुल हम पे आरोप लगा सकते हैं आपने विलंब कर दिया, उस समय करना चाहिए था। आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन जो करा जा रहा, आप देखिए, जो कांग्रेस के अंदर सन 64 के बाद किसी का, पूरी जो कांग्रेस पार्टी खत्म करके एक व्यक्ति, एक परिवार की, उसको मैं शब्द जो प्रयोग कर रहा हूं मुझे खुद नहीं अच्छा लगता है, उसको दुकान बना दिया। एक परिवार की दुकान है वो आज। अच्छा, अब उसका यह हुआ कि ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि जितने बड़े नरसिम्हा राव जी की, आज भारत के अंदर नरसिम्हा राव जी की जो भूमिका, इतिहास कभी नहीं भूलेगा। आज भारतीय आर्थिक महाशक्ति बना है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका नरसिम्हा राव की। उन्होंने रिफॉर्म्स की शुरुआत की, उनका इन्होंने नाम लिया, नाम तक नहीं लिया गया, यानी उनका यहां पे दाह संस्कार करने की इजाजत नहीं दी गई। देखिए, ये तथ्य है, ये ऐतिहासिक तथ्य है। राजीव त्यागी आके तेज बोल रहे हैं, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो काम हमारे जो अब मैं राजीव त्यागी से एक सवाल पूछता हूं, ये बताए थे राजीव त्यागी, ये बताइए, यहां पे सरदार पटेल दिल्ली में किस घर में रहते थे, किस सड़क पर रहते थे, बंगले का नंबर क्या था, नहीं पता ना। और कितने जितने जगह जगह नेहरू रहे, राजीव रहे, सारा देश को आपने प्रचार, बच्चे को आपने पढ़वा दिया। सरदार पटेल जी का तो कोई मेमोरियल नहीं बनाया आपने, कोई मेमोरियल नहीं बनाया। दिल्ली में कितनी जगह उनके नाम थे, वो कहां रहते थे,
है ना। तो ये देखिए, सब राजीव त्यागी अंदर से आप जानते हैं, आप प्रवक्ता, आप अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई रहेगी। आपने सरदार पटेल के साथ अन्याय किया, उनकी भूमिका के साथ अन्याय किया, इतिहास को आपने गुमराह करने की कोशिश की, भारत के 1 अरब 30 करोड़ लोगों से इतिहास को छुपाने की कोशिश की। ठीक है, वो जो आपने राजीव जी, मैं आपको रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन जूही जी का ले लूं। जूही जी, जो सवाल उठ रहा है और वो सिर्फ पटेल से जुड़ा हुआ नहीं है, सरदार पटेल से जुड़ा हुआ नहीं है। जैसा नरसिम्हा राव का जिक्र कर रहे थे नरेंद्र जी, वो भी बहुत अहम है। 90 के दशक में नरसिम्हा राव का जो किरदार रहा है इस देश के लिए, वो समझना और उसकी अहमियत समझना बहुत जरूरी है कि उन्होंने इस देश को कहां से कहां पहुंचाया, लेकिन उनको भी वो एक तरीके से अहमियत नहीं दी गई, तवज्जो नहीं मिली कांग्रेस के अंदर जो मिलनी चाहिए। आपको लगता है कांग्रेस पार्टी ने एक परिवार के लिए काम किया है? सुशांत जी, सरदार पटेल जो मॉडर्न इंडिया के रचयिता है, उनके ऊपर हम टिप्पणी करें ये हमें शोभा नहीं देता है, और वो इतिहास से किसी की पहचान के मोहताज नहीं है। कोई भी दल उनको कोई पहचान नहीं दे सकता है। सरदार का जो उनको खिताब दिया था वो महिलाओं ने दिया था बरदौली आंदोलन के बाद। तो उनके अपने जीवन मूल्य थे, विचारधारा से आरएसएस की उनका एक जुड़ाव था, उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर किया। आज अगर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जो सरदार पटेल के मूल्य हैं, जिसमें सब धर्मों को सम्मान दिया जाता है, किसानों की बात की जाती है, महिलाओं को सुरक्षा दी जाती है, इन सब चीजों को स्वीकार करने में और कार्य करने के लिए तैयार है, तो विरोध है कहाँ? विरोध वो ढूंढ रहे हैं। आप बिल्कुल मूर्ति बनवाइए, कोई विरोध नहीं कर रहा है, आप किसी को बुलाइए न बुलाइए, लेकिन सरदार पटेल की विरासत हम लोग संभालने लायक थोड़ी है, या उनको कोई भी खिताब देने लायक नहीं है। भारत के वो हमारे नेता हैं और हम सबके नेता हैं। अब नरसिम्हा राव की बात कर लीजिए। नरसिम्हा राव का नाम इतिहास में, जैसा कि आपने खुद कहा, लिखा हुआ है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रचयिता है, एक जिसको आर्थिक उदारीकरण को उन्होंने शुरू किया। तो इसमें कोई पार्टी माने ना माने, इतिहास गवाह है इसमें किसी दल पे हम क्यों आरोप प्रत्यारोप करें, ना हमारा विरोध है। जी चलिए, हमारे साथ इतिहासकार कपिल कुमार जी भी जुड़ गए, उन्हें भी इन चर्चा में शामिल कर लेते हैं। कपिल जी, आपसे मैं जानना चाहती हूं, पटेल जी का कद हमारे इतिहास से और आज तक कितना बड़ा है, और क्या आप भी मानते हैं कि एक लंबे अरसे तक उनके इस कद को दरकिनार किया गया, उनके इस बड़े कद को, इस सम्मान को देने में वक्त लग गया? देखिए, दो बातें हैं। आज जो सम्मान उनको दिया गया है, देश की जो युवा पीढ़ी है वो आज ये जानना चाहती है कि उनके क्या विचार थे, क्या उनका योगदान था, क्या उनका बलिदान था, ना कि ये जो बहसें चल रही हैं जिस तरीके की कि उसने नहीं दिया, उसने नहीं दिया, उसने क्या किया, उसको नहीं मिला, उसको नहीं मिला। और जो सम्मान आज दिया गया है, मैं समझता हूं इस तरीके का सम्मान इनको भी और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी दिया गया, वो तो बहुत पहले मिलना चाहिए था। आजादी के बाद से ही जिस तरीके का सम्मान जो है वो मिलना चाहिए था। मेरे लिए आज ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है युवा पीढ़ी को बताना कि उस समय सरदार पटेल का क्या महत्वपूर्ण योगदान था, आज उसकी क्या प्रासंगिकता है हमारे लिए, और किस तरीके से हमें उसको लेकर के आगे बढ़ना है। ना कि सुबह से मैं कई चैनलों पे खुद भी रहा हूं ये देखना, उसने ये नहीं किया, उसने नहीं किया, मूर्ति लगा दी, ये लगा दी, चीन का आ गया, ये क्या आ गया, वो क्या आ गया। दूसरी बात एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मूर्ति किसी एक दल ने नहीं लगाई है। भारतीय लोकतंत्र के चुनाव में सरकार के बने हुए प्रधानमंत्री ने, भारत सरकार ने ये लगाई है। कम से कम हम राजनीति छोड़ के एक ऐसे लोह पुरुष को, जिसने भारत को एक किया, जिसने भारत को संगठित किया, जिसकी वजह से आज हम भारत है, नहीं कई पाकिस्तान भारत के अंदर बने हुए होते, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए हमको सबको एक साथ होकर के ये कहना चाहिए कि आई लोह पुरुष को, उसको हम सम्मान दे रहे हैं और उसके विचारों को ले रहे हैं। और दो विचार में उनके तीन यहां पे बहुत जरूरी रखना चाहता हूं आपके सामने। पहली बात, कितने लोगों को इतिहास में ये मालूम है कि भारत के 2 टुकड़े नहीं, भारत के 3 टुकड़े किए जा रहे थे। भोपाल के जो नवाब थे, जो उस समय चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चेयरमैन थे बने हुए, उन्होंने ये पूरी स्कीम अंग्रेजों के सामने रख दी थी कि जो देसी रियासतें हैं उनको भी एक देश मान के, सारी देशी रियासतों को, उनके संघ को जो है एक आप तीसरा देश मान करके उनको आप वो दे दें, आजादी दे दें उनको, जिसको सरदार पटेल ने रोका, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। उसके बाद में मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि नेहरू जी की क्या गलती थी या किसकी क्या अच्छाई थी, लेकिन जो कश्मीर के ऊपर स्टैंड था सरदार पटेल का, जनरल करियप्पा ने जिस समय कहा कि जब तक हम पाकिस्तानियों को
बाहर नहीं खदेड़ देते तब तक युद्ध विराम मत करिए, यूएन में मत ले जाइए इस इशू को, वो इशू ले जाया गया। और तीसरी चीज इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी है, एक 7 नवंबर 1950 का एक पत्र है सरदार पटेल का नेहरू जी के नाम, जिसमें वो कैबिनेट मीटिंग मांग रहे हैं, और उस पत्र को मैं कहता हूं हर विद्यार्थी को और हर इंटरनेशनल रिलेशंस के आदमी को और हर राजनीतिज्ञ को पढ़ना चाहिए, जिसमें नवंबर 1950 में चीन भारत के साथ क्या क्या करने जा रहा है उसको उन्होंने पूरा लिस्ट करके दे दिया। और उसके बाद लिस्ट ही नहीं किया कि चीन क्या करेगा, उन्होंने कहा कि अपनी इस नीति को दोहराइए कि हम चीन को यूएन में सपोर्ट कर रहे हैं, तिब्बत पे चीन हमारा बेवकूफ बना रहा है, और उसके बाद पूरा ये दिया कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांग करिए, अपनी इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करिए, जो सैनिकों को डिसबैंड किया जा रहा है उस डिसबैंड करने को बंद करिए क्योंकि हमें इन सैनिकों की जरूरत होगी, पूरा बना करके दिया। ये योगदान था सरदार पटेल का 3 बातों पर बहुत महत्वपूर्ण, जिनकी वजह से, और जो तीनों विषय आज भी बड़े प्रासंगिक है, जो हमें आज की युवा पीढ़ी को दिखा के उस लोह पुरुष के विचारों को लेकर के आगे चलना है। तो जिस व्यक्ति का इतना योगदान है कपिल जी, उसकी एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने के लिए 68 साल लगने चाहिए था क्या? अब यही तो देखिए, मैं यही आपने जो पहली बात कह दी, आपने जो 47 के बाद ही जो ये सम्मान है 50 के बाद में इन लोगों को जो मिलने चाहिए थे, मैंने पहली बात ये कह दी। ठीक है, राजीव त्यागी जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। राजीव जी प्लीज, मैं टिप्पणी कर सकता हूं इस स्टैच्यू पे? जी राजीव जी बोलिए। देखिए सुशांत जी, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और अनुज जी भी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं 3 विषयों पे अपनी बात छोटी छोटी रखना चाहूंगा, और कपिल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आज डिबेट इस बात पे होनी चाहिए कि हम सरदार साहब के जीवन से प्रेरणा लेकर के देश की भलाई के लिए क्या कार्य करें, देश के नागरिकों लेके क्या कार्य करें। पहला विषय बहुत स्पष्ट है, मोदी जी ने कहा था कि सरदार साहब के फ्यूनरल में 1950 में नेहरू साहब नहीं गए। नहीं प्लीज, मैं टिप्पणी देखिए, अगर बीच में आप बोलना है तो आप सारे प्रश्न एक साथ मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, आप भी देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन मैं आप रखिए अपनी बात। हाँ, मैं भी क्लियर ही कर रहा हूं आपको, दर्शकों को क्लियर कर रहा हूं, जो बात मुझे दर्शकों को करनी है वो करने दीजिए प्लीज। सर, मोदी जी ने कहा, 3 वाक्य कहे मोदी जी ने कि सरदार पटेल साहब के फ्यूनरल पर 1950 में नेहरू जी शामिल नहीं हुए, जो बात उनका झूठ पकड़ा गया तो उन्होंने उसके लिए माफी नहीं मांगी, नेहरू जी शामिल हुए। सरदार पटेल साहब ने अपने लेटर में बकायदा यह स्पष्ट लिखा कि आप मेरे नेता हैं। क्या पंडित नेहरू के 9.5 साल जो जेल में काटे आजादी से पहले, उसके बाद 52 से लेकर 57 से लेकर 62 का चुनाव जो जीता उन्हें, क्या हम उस जनता को मूर्ख बता दें? क्या उस जनता की गलती बता दें जिन्होंने नेहरू को चुनाव आजादी के बाद, या नेहरू जी की जो कुर्बानियां थी 9.5 साल पहले जो जेल में रहे, उसको हम धता बता दें? दूसरी बात मैं आता हूं भगत सिंह साहब के बारे में। प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि भगत सिंह साहब को लेकर के कांग्रेस के लीडर्स ने बिल्कुल कोई बात ही नहीं की, वो बात झूठ भी पकड़ा गया। नेहरू वो व्यक्ति थे जो भगत सिंह से मिलने गए जेल में, और जेल में मिलकर के उनका हालचाल जाना और उनके बारे में पूर्णतः सहानुभूति पूर्वक सारे कार्य करने का। फिर ये कहा गया कि पटेल सुभाष चंद्र बोस साहब से नेहरू जी के बड़े मतभेद थे। तो ये क्लियर इस बात से हो जाता है कि जब आप जोड़ना चाह रहे हैं, नरेंद्र जी आपके पास भी आ रहा हूं, कपिल जी बोस की सारी फाइल क्लासिफाई करेंगे तो उसमें पाया गया कि लाल किला ट्रायल में नेहरू ने योगदान दिया। नेहरू वो व्यक्ति थे जिनके सरदार पटेल से भी मधुर संबंध थे, नेहरू वो व्यक्ति थे जिनके भगत सिंह से भी मधुर संबंध थे। राजीव जी सुन लीजिए जरा, आपने सारी बातें कह दी और सब मिलकर के राष्ट्र की एकता के लिए कार्य कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, कपिल जी बोलिए। राजीव जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं सुशांत जी, लास्ट 15 सेकंड में से। हाँ बोलिए 15 सेकंड में क्या भारतीय जनता पार्टी इस प्रश्न का जवाब दे गई कि सरदार पटेल साहब ने किसानों के लिए, देश की एकता के लिए जितना कार्य किया, क्या वीपी मेनन साहब की किताब या वीपी मेनन साहब का योगदान हम भूल जाएं, जिन्होंने इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स में साफ लिखा है कि पंडित नेहरू और सरदार पटेल की प्रेरणा से मैं ये किताब लिख रहा हूं और उनके योगदान के बिना देश का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता था। मैं पूछना चाहता हूं आज इस पर बहस क्यों करते हैं? आप जवाब देने दीजिए सर, नरेंद्र जी से भी जवाब देना, कपिल जी से भी के बाद मैं पूछना चाहता हूं। देखिए त्यागी जी, एक बात मत भूलिए कि तोड़ मोड़ के अलग अलग इंस्टांस डालने से बात नहीं बनती। अगर मैं ये कहूं कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बने इसलिए कि सरदार पटेल जी ने अपना नाम वापस ले लिया गांधी जी के कहने पे, नहीं तो ना नेहरू जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते और ना नेहरू जी प्रधानमंत्री बनते। ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि तोड़ मोड़ के ऐतिहासिक तथ्यों को मत डालिए। आप आईएनए पे नेहरू जी की ट्रायल की बात कर रहे हैं, मैं आईएनए के म्यूजियम के ऊपर एक चीफ हिस्टोरियन काम कर रहा हूं और ऐसे ऐसे तथ्य मैं आपको निकाल करके दूंगा कि आईएनए के ट्रायल से पहले 42 आईएनए के सैनिकों को फांसी दे दी गई। जागर काचा और नील गांव के जो प्रिजनर कैंप्स हैं, ट्रायल खत्म होने के बाद में 1500 आईएनए के लोगों को एग्जीक्यूट किया गया है, जो रिकॉर्ड आज तक छुपा के रखे गए, जिन रिकॉर्ड्स को बाहर तक नहीं लाया गया। और अगर ये बात थी तो नेताजी के परिवार और उनके 12-13 साल के बच्चे तक को जिन्होंने उस परिवार को चिट्ठी लिख दी, उसकी जासूसी कराना और 4 फाइलें सन 72 के अंदर जलवा करके नष्ट करवा देना नेताजी के ऊपर। तो इसलिए देखिए, मैं कह रहा हूं आज इन बातों को मत लाइए। आज सिर्फ सरदार साहब को याद करिए। आज कांग्रेस की बात मत करिए, बीजेपी की बात मत करिए, आरएसएस की बात मत करिए। आज बात करिए उस लोक पुरुष की जिसने इस देश को एक किया है। ठीक है, नरेंद्र के ऊपर बात करिए। नरेंद्र तनेजा, आप अपनी बात कहिए। क्या एक बात कह सकता हूं प्लीज? सर रुकिए, थोड़ा रुकिए सर, आऊंगा आपके पास। नरेंद्र तनेजा को बात करने दीजिए। राजीव त्यागी जी, आप ही बोलेंगे, फिर हम लोगों को क्यों बुलाया गया है? राजीव त्यागी जी, बोलिए है ना, आप ही खाली बोलते रहेंगे और किसी को समय भी दीजिए, है ना। नहीं, बोलिए आप बोलिए। देखिए, आप बोलिए, तनेजा साहब बोलिए, आप बड़े भाई हैं, बोलिए। डिफेंड कर रहे हैं, इतनी बातें न। राजीव जी, आप नेहरू जी के बारे में बड़ी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, इतनी मेहनत मत करिए। नेहरू जी महान नेता थे, कौन मना कर सकता है? कौन मना कर सकता है? इंदिरा जी महान नेता थी, कौन मना कर सकता है? आप क्यों इतना परिश्रम कर रहे हैं? बात इस समय आज सरदार पटेल जी की हो रही है कि सरदार पटेल जी भी महान थे, आपने क्यों नहीं माना? आप लोगों ने क्यों एक बहुत ही सोचे समझे तरीके से उनकी भूमिका को, जितना बड़ा उनकी भूमिका थी पार्टी के अंदर और जो उन्होंने त्याग किए पंडित नेहरू के लिए, जिसका कपिल जी ने जिक्र किया, उस बात को, उसको लेकर के आप क्यों नहीं उजागर किया? आपने क्यों नहीं देश के लोगों को बताया? क्यों नहीं उनको वो सम्मान दिया जो देना चाहिए था? आपने कपिल जी को भी सुना। अब जाकर के 2018 में ये बातें युवाओं को बतानी पड़ रही हैं, देश के बच्चों को आपने क्यों नहीं बताई ये बातें? ये सारी बातें उतने बड़े उनके त्याग थे, है ना, तो उसको क्यों नहीं बताया गया? आपने बार बार जिक्र करते आरएसएस को बैन कर दिया। अरे भैया, आप भूल जाते हैं, अंग्रेजों ने भी बैन किया था, कांग्रेस ने भी बैन किया। आपको पता है सन 52 में तो कांग्रेस ने तो कम्युनिस्ट पार्टी को भी बैन कर दिया था। उसी के साथ 2004 में आपने सरकार बनाई थी। ये राजनीति जब सत्ता में है, किसको बैन करते? आपके हाथ में। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पिछले कई सालों में बनी हो, म्यूजियम बना होता, तो जो आज युवाओं में उत्साह है, या कपिल जी जो बैठ के आज बता रहे हैं और बहुत लोगों तक ये बात पहुंच रही है, ये और पहले पहुंची होती। बहुत सारे युवाओं को पता होता कि पटेल का भी क्या योगदान है। कपिल जी को यहां बैठ के बताना नहीं पड़ता। कौन सी स्कूल की किताब में आप बताइए पटेल के योगदान जो है वो पढ़ाए जाते हैं, बताए जाते हैं, उस तरीके से खत्म कर दिया जाता है। हाँ, एक लाइन तक खत्म बुलाया तो सुशांत जी, अगर आपने बुलाया तो थोड़ा समय देने का कृपया करें। मैं जवाब दे दूं? हाँ, बोलिए। राजीव जी। देखिए सुशांत जी, मैं वर्तमान में जीकर के मैं इतिहास से सबक लेकर के वर्तमान में जीकर के भविष्य की चिंता करता हूं और भविष्य के लिए कार्य करता हूं। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि जो कपिल जी ने बात कही है उसमें 2-3 तथ्य रखना चाहता हूं। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन में था, जिसमें ये बात साफ हुई कि हम 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में भारतीय ध्वज को फहराने का काम करेंगे, राष्ट्रीय झंडे को फहराने का काम करेंगे। उस वक्त आरएसएस क्या कर रहा था, इसमें सब लोग मौन हो जाते हैं। आरएसएस ने क्या किया उसके बारे में सब मौन हो जाते हैं। 24 मार्च 1936 को गोलवलकर कृष्णराव को लिखते हैं और ये कहते हैं कि जो पार्टी आजादी का मूवमेंट चला रही है उससे हमारा कुछ 1929 में रुकिए, आप इतिहास में गए 1929 में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैं कंप्लीट कर दूं प्लीज, मैं बीच में नहीं बोलता हूं। नहीं सर, फिर बात इधर उधर हो जाएगी। 1929 में आपने टोका है, वो जवाब देना चाह रहे हैं। इंदौर में कभी जल्दी बोलिए, फिर समय नहीं रहा। देखिए 1928 पे भी जाइए कि कलकत्ता के अंदर जिस समय स्वराज का रेजोल्यूशन पास होता है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं जो पूर्ण स्वतंत्रता का रेजोल्यूशन लाते हैं और नेहरू पहले उनके साथ आते हैं और फिर गांधी जी से मिलकर उसको बदलवा देते हैं। और यही होता है लाहौर सेशन के अंदर कि फिर वो सुभाष चंद्र बोस है। आप उठा करके रिकॉर्ड देखिए आईसीसी के अपने, वो सुभाष चंद्र बोस है जो लेकर के आते हैं पूर्ण स्वतंत्रता का रेजोल्यूशन, उसको नेहरू जी नहीं लाए। अरे जो आपने कहा, आपने एक बात कही आईएनए के बारे में,
कपिल जी आपका ज्ञान दुरुस्त कर देता हूं जी, करिए। अब आपका भी ज्ञान दुरुस्त करिए। अनुज जी का मैंने किया था थोड़ी देर पहले। मैं बहुत स्पष्ट कहूं, हम कपिल जी हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, आजादी मांग नहीं थे, दे नहीं रहे थे, मांग रहे थे आजादी। अंग्रेजों की जो इच्छा होती थी वो करने का काम राजीव त्यागी जी लड़ने का आजाद हिंद के एक सैनिक को आजाद भारत की सेना में वापस नहीं लिया गया। नेहरू जी क्या बात करते हैं? एक सैनिक को आजादी फौज की सेना में वापस नहीं लिया गया। उनको पेंशन तक नहीं दी गई, पेंशन भी उनको 70 के दशक में भी नहीं जा करके। अब क्या? और एक बात बताऊं मैं आपको, आजाद हिंद फौज और नेताजी भारत के लिए लड़ रहे थे, वो नेहरू जी की तरह टेबल पे बैठ कर आजादी बंटवारा नेगोशिएट नहीं कर रहे थे। जो आजादी हमें मिली, इस आजादी के लिए न गांधी लड़े थे, न पटेल लड़े थे, न पेंशन मिल गई है। हम लड़े थे एक बार लड़ाई के लिए, हम इसके लिए नहीं लड़े थे और वो आजादी नहीं हमको मिली। झूठ मत बोलिए, हमारे देश का बंटवारा किया गया। बोलने नहीं दूंगा बिल्कुल भी आपको। मुझे सबूत दीजिए ना, मैं तो सबूत पे बात कर रहा हूँ। और एक बात तो बता दूं आपको, 44 साल हो गए आज तक कोई हिस्टोरियन मुझे एविडेंस पे रोक नहीं प्रूव। ठीक है, आप मुझे एक सवाल पूछने दीजिए मेरी हिस्टोरिकल एविडेंस को कोई रॉन्ग प्रूव कर देगा, मैं डिनाई कर दूंगा। ठीक है सर, जरा रुकिए, राजीव जी जरा रुकिए। अनुज जी मुझे एक बात बताइए, मुझे बताइए, आजाद हिंद फौज के किसी भी सैनिक को आजाद भारत की सेना ने जगह कपिल जी रिक्वेस्ट पाकिस्तान ने दी। जनरल नियाजी नंबर 2 थे आजाद हिंद फौज में, कपिल जी थोड़ा रुकिए, राजीव जी थोड़ा रुकिए। अनुज जी मुझे ये बताइए कि क्या इतने सालों तक गांधी परिवार के अलावा पटेल या सुभाष चंद्र बोस को इस तरीके का कद इसीलिए नहीं दिया गया कि आज जैसी चर्चा हो रही है और बहुत सारी बातें बाहर आ रही हैं, वो बाहर आएंगी तो जितने कद बड़े नजर आते हैं वो कहीं न कहीं छोटे नजर आने लगे। प्रधानमंत्री हो जाते हैं तो सत्ता के चाटुकार जो होते हैं लालच में बाकियों को भूलकर उन्हीं का गुणगान करना शुरू कर देते हैं और इसी कारण ये दिक्कत आई कांग्रेस। अहमदनगर में जो किला है, 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के 27 नेताओं को अरेस्ट करके उस किले में रखा गया था और आज भी वो किला आर्मी के अंडर में है और हर कमरे के बाहर एक प्लेट लगी हुई है। इसमें मौलाना आजाद थे, इसमें पट्टाभी सीतारामैया थे, इसमें राजेंद्र प्रसाद थे, इसमें कृपलानी जी थे, इसमें पटेल थे, सारे कांग्रेसी नेताओं के, इसमें नेहरू जी थे। सारे कमरों के बाहर सिर्फ प्लेट लगी हुई है या इतनी सी तस्वीर लगी हुई है उनके अंदर, और नेहरू जी के कमरे के अंदर उनकी अचकन भी टंगी हुई है, उनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी रखी हुई है, उनका कलम भी रखा हुआ है, उनका बिस्तर भी बिछा हुआ है, उनकी टेबल भी रखी हुई है। क्या सारे नेताओं के इतने बड़े इंडिया? मैं तो देखिए, मैं तो साक्षात प्रमाण कर रहा हूं, साक्षात प्रमाण दे रहा हूं, मैं चाहता हूं बहुत साक्षात प्रमाण दे रहा हूं। नेहरू जी का योगदान है 9.5 साल जेल में रहकर के आजादी के मूवमेंट में एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। इस बहस को हम खत्म करें उससे पहले एक छोटा सा सवाल है आपसे। राजीव जी सर, एक सेकंड, बादशाह गफ्फार खान को राजीव जी बस एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। आज के दिन को आप कैसे देख रहे हैं? चलिए ठीक है, जो हुआ इतिहास में या फिर आपके शासनकाल में, अभी की अगर मैं बात कर लूं, जो काम पटेल जी को लेकर जो सम्मान बीजेपी ने, सरकार ने, प्रधानमंत्री ने दिया है, क्या उसे आप सराहेंगे, आज तारीफ करेंगे उसकी? राजीव जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, वक्त नहीं है। बहुत स्पष्ट कहता हूं, हमने हमेशा महापुरुषों का सम्मान किया, महापुरुषों के कार्य को जीने का कार्य किया। नहीं, आज जो बीजेपी ने किया, क्या उसके लिए तारीफ करेंगे आप? आज की बात कर रही हूं मैं। इंदिरा जी ने बांग्लादेश को 2 टुकड़े किया, इंदिरा जी ने राजा को प्रीपस खत्म किया, तारीफ करते हैं किया, इंदिरा जी ने इमरजेंसी भी लगाई, नेहरू पर संविधान का गला भी घोटा इंदिरा जी ने, ये भी बताई, दोनों बातें बताई थी। कोई लड़ाई नहीं थी, कोई लड़ाई में गला नहीं घोटा गया था, संविधान का गला नहीं घोटा गया। आप जैसे मुफ्त लोगों के लिए लगाई, बहुत अच्छी बात है, और सही लगाई, सही जैसे लोगों पे नहीं लगाई। ऐसे मुफ्त लोग हमेशा रहेंगे राजीव जी, का जब सत्य का ऐसे मुफ्त लोग हमेशा रहेंगे राजीव जी, और इस देश में इमरजेंसी नहीं लगेगी। आप इमरजेंसी को कभी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। आपसे मुझे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, तो आप ये जवाब देते। राजीव जी, ऐसे जवाब की उम्मीद मुझे आपसे नहीं थी कि आप कहेंगे मुफ्त लोगों को रोकने के लिए इमरजेंसी लगाई गई और आप किसी दिन इमरजेंसी को जस्टिफाई कर देंगे। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी सर। मुफ्त लोगों को रोकने के लिए इमरजेंसी लगाई गई। देश की आर्थिक रूप से पारिवारिक दास्तान ऐसे चाटुकारों के कारण ही कांग्रेस की यह हालत हुई है आज।
ठीक है माफ सर, हमारे करिए, पास सर, वक्त इतना ही इसको था, मैं स्पष्ट कह रहा हूं लेकिन मुझे दोबारा। खुशी इस इंदिरा बात जी की है ने कि आज मुझे पटेल का देश के जो हाथ में मूर्ति बाहर आई, उसके साथ बहुत सारी बातें बाहर आई हैं खराब किसने की है? और चर्चा भी हो रही है। सर, हमारे पास वक्त इतना ही था, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। I thought it was up to 8.